तो क्या होगा अगर मैं कहूं कि मतलब विज्ञान की दुनिया में ना किसी भी सच्चे शोधकर्ता का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो अपने सिद्धांत को सही साबित करना होता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि उसकी सबसे बड़ी कामयाबी अपने ही बनाए सिद्धांत को गलत साबित करने की मतलब जी तोड़ कोशिश करने में है। और अगर वो लाख कोशिशों के बाद भी उसे गलत साबित नहीं कर पाता, केवल तभी वो विचार विज्ञान कहलाता है। हाँ, मतलब ये सुनने में भले ही बड़ा अटपटा और थोड़ा उल्टा लगे, लेकिन देखिए यही विज्ञान का सबसे कड़वा और ठोस सत्य है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि रिसर्च का मतलब सिर्फ ढेर सारे क्या कहते हैं, तथ्य या जानकारी जुटाना है। बिल्कुल, लाइब्रेरी में बैठकर किताबें छानना। हाँ, वही। लेकिन असली चुनौती सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया को समझना है जो उस जानकारी को विश्वसनीय बनाती है। मतलब हम कैसे तय करें कि जो दावा किया जा रहा है वो सच है या सिर्फ एक इत्तेफाक है। सही कहा। और यहीं से शुरू होता है हमारा आज का ये गहरा विश्लेषण। आज की इस चर्चा का मुख्य विषय है एजुकेशनल रिसर्च, यानी शैक्षिक अनुसंधान के मूल सिद्धांत। लेकिन एक बात साफ कर दूं, हमारा मकसद सिर्फ किताबी परिभाषाओं को रटना या दोहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम उस पूरी मशीनरी को खोल कर देखेंगे कि ये वैज्ञानिक प्रक्रिया काम कैसे करती है। इसके प्रकार, वेरिएबल्स और डेटा मापने के जो तरीके हैं ना, वे सिर्फ अकादमिक शब्द नहीं हैं। वे असल में मानवीय गलतियों और हमारे पूर्वाग्रहों को दूर करने के बेहद धारदार औजार हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जब हम रिसर्च की इस प्रणाली को गहराई से समझ लेते हैं ना, तो हम दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा पहन लेते हैं। ये केवल शिक्षा के क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर उस जानकारी का विश्लेषण करने की कुंजी है जो हमारे आसपास लगातार घूम रही है। तो चलिए फिर बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये रिसर्च आखिर है क्या? अगर इसे बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ये किसी भी समस्या को सुलझाने का एक बहुत ही व्यवस्थित और तार्किक तरीका है। इसके मुख्य रूप से 5 चरण माने जाते हैं। हाँ? सबसे पहले एक स्पष्ट समस्या की पहचान करना, फिर एक परिकल्पना या हाइपोथेसिस बनाना, उसे टेस्ट करने के लिए डेटा इकट्ठा करना, उस डेटा का विश्लेषण करना और अंत में एक निष्कर्ष तक पहुंचना। बिल्कुल। और देखिए, ये प्रक्रिया हर जगह लागू होती है। मान लीजिए कोई शिक्षक देखता है कि उसके कक्षा में बच्चे गणित से बहुत डर रहे हैं, तो ये समस्या हो गई। राइट। फिर वो सोचती है कि अगर गणित को खेल के माध्यम से पढ़ाया जाए तो शायद उनका डर कम होगा। ये उसकी परिकल्पना या हाइपोथेसिस हो गई। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से और एक मजेदार तरीके से समझते हैं। एक कुकिंग रेसिपी की एनालॉजी लेते हैं। अरे वाह, बताइए। देखिए, समस्या ये है कि बहुत जोरों की भूख लगी है। परिकल्पना यह है कि फलां रेसिपी से डिश बहुत अच्छी बनेगी। अब डेटा इकट्ठा करना मतलब बाजार जाकर सही सामग्री जुटाना, और अंत में निष्कर्ष का मतलब क्या है? उस डिश को चक्कर देखना कि वो सच में अच्छी बनी या नहीं। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि एक आम व्यक्ति के अंदाजे और एक कठोर वैज्ञानिक रिसर्च में बहुत बड़ा अंतर होता है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया की 4 सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं होते हैं: रेप्लिकेबिलिटी यानी दोहराने योग्यता, प्रिसिजन यानी सटीकता, फॉल्सिफाइएबिलिटी यानी झुटलाए जाने की क्षमता, और पार्सिमोनी यानी सरलता। तो यही वो 4 खंबे हैं जिन पर पूरा विज्ञान टिका है। एकदम सही। रेप्लिकेबिलिटी का सीधा सा अर्थ है कि अगर कोई और शोधकर्ता उसी तरीके से वही रिसर्च करे तो उसे भी बिल्कुल वही नतीजे मिलने चाहिए। प्रिसिजन का मतलब है कि हमारी माप में कोई झोल या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जिन 2 शब्दों ने विज्ञान की दुनिया को सबसे ज्यादा आकार दिया है वो हैं फॉल्सिफाइबिलिटी और पार्सिमनी, है ना? शुरुआत में जो मैंने गलत साबित करने वाली बात कही थी वो यही फॉल्सिफाइबिलिटी है। हाँ, बिल्कुल वही। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपकी रिसर्च झूठी है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके दावे को टेस्ट करने और उसे गलत साबित करने का कोई ना कोई तरीका मौजूद होना ही चाहिए। कोई उदाहरण देकर समझाएंगी? हाँ, मान लीजिए कोई दावा करता है कि सीखने की क्षमता पर एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है जिसे मापा ही नहीं जा सकता। अरे बाप रे! अब आप ही बताइए, इसे कोई कैसे गलत साबित करेगा? जो चीज मापी ही नहीं जा सकती उसे चुनौती कैसे दी जाए? इसीलिए ये दावा विज्ञान के दायरे से सीधा बाहर हो जाता है। समझ गया, ये बहुत ही तार्किक है। और पार्सिमनी, इसका मतलब तो चीजों को किफायती या सरल रखना होता है ना? हाँ,
विज्ञान बिना वजह चीजों को उलझाना पसंद नहीं करता। अगर किसी बच्चे के कम अंक आने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि उसने पढ़ाई नहीं की, और दूसरा ये कि किसी खगोलीय घटना ने उसके दिमाग की तरंगों को बदल दिया। तो पार्सिमोनी का सिद्धांत कहेगा कि भाई सबसे सरल कारण चुनो। बिल्कुल, वो कहता है कि सबसे सीधे स्पष्टीकरण को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जब तक कि उसे खारिज करने का कोई बहुत ठोस कारण ना हो। ये तो हुई रिसर्च की बुनियाद। अब इस वैज्ञानिक तरीके को समझने के बाद अगला तार्किक कदम ये है कि इसे असल दुनिया में लागू कैसे किया जाता है। और यहीं पर रिसर्च के 3 मुख्य प्रकार सामने आते हैं। फंडामेंटल रिसर्च यानी मौलिक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च यानी व्यवहारिक अनुसंधान, और एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान। और इन तीनों का अपना एक अलग दायरा और बिल्कुल अलग उद्देश्य है। फंडामेंटल रिसर्च का लक्ष्य होता है नए सिद्धांत या थ्योरी बनाना। ये सिर्फ ज्ञान के भंडार को बढ़ाने के लिए की जाती है, जैसे ये समझना कि इंसानी दिमाग जानकारी को प्रोसेस कैसे करता है। ठीक है। और अप्लाइड रिसर्च क्या करती है? वो उस सिद्धांत को लेती है और उससे कोई व्यावहारिक समाधान खोजती है, जैसे उस दिमागी प्रक्रिया के आधार पर एक बिल्कुल नया पाठ्यक्रम या सिलेबस तैयार करना। और तीसरी एक्शन रिसर्च। अब यहाँ मेरा एक सवाल है, अगर मैं एक एनोलॉजी दूं, तो एक्शन रिसर्च मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मैकेनिक किसी एक खास कार का पंक्चर टायर ठीक कर रहा है ताकि वो कार बस आज चल सके। दिलचस्प है। जबकि जो फंडामेंटल रिसर्च है वो तो एक बिल्कुल नया, ज्यादा माइलेज वाला इंजन बनाने जैसा है। तो क्या एक्शन रिसर्च का दायरा बहुत छोटा या बहुत सीमित नहीं हो जाता? देखिए, दायरा छोटा जरूर होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कम महत्वपूर्ण है। एक्शन रिसर्च सीधे तौर पर एक शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा की तात्कालिक समस्याओं को तुरंत सुलझाने के लिए की जाती है। अच्छा, मतलब तुरंत एक्शन लेना। बिल्कुल। जब आप सड़क पर जा रहे हैं और कार का टायर पंक्चर हो जाए, तो आपको उस वक्त नए इंजन के डिजाइन की नहीं, बल्कि तुरंत उस टायर को ठीक करने की जरूरत होती है। कोई भी शिक्षक सालों तक किसी फंडामेंटल थ्योरी के पब्लिश होने का इंतजार नहीं कर सकता ना। तो इसका मतलब एक्शन रिसर्च उस वक्त की आग बुझाने का काम करती है। हाँ, लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ी बात है। ये दोनों एक दूसरे से कटे हुए नहीं है। जब हजारों शिक्षक अपनी अपनी कक्षाओं में एक्शन रिसर्च करते हैं, तो वे जो समाधान खोजते हैं उनका सारा डेटा इकट्ठा होकर आगे चलकर अप्लाइड और फंडामेंटल रिसर्च का आधार बनता है। ये पूरा का पूरा एक चक्र है। अरे वाह, ये एक बहुत ही व्यापक संदर्भ है। तो अब जब ये तय हो गया कि रिसर्च किस तरह की करनी है, तो रिसर्च करने वाले को ये तय करना होता है कि वो किन चीजों को माप रहा है और उसका अनुमान क्या है। और यहीं से कहानी में वेरिएबल्स यानी चर और हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना की एंट्री होती है। वेरिएबल्स के बिना तो किसी भी रिसर्च की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वेरिएबल का मतलब ही है वो चीज जो बदल सके या जिसे मापा जा सके। मुख्य रूप से हम इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र और डिपेंडेंट यानी आश्रित वेरिएबल्स की बात करते हैं। और भी कुछ प्रकार होते हैं ना? हाँ, साथ ही एक्सट्रेनियस यानी बाहरी, मॉडरेटर और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स भी पूरी प्रक्रिया में अपना प्रभाव डालते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? चलिए कारण और प्रभाव को समझाने के लिए एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण लेते हैं, जैसे कॉफी पीना। ठीक है। मान लीजिए मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ कॉफी पीना हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसे मैं अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकता हूँ। और शरीर में ऊर्जा का बढ़ना हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ऊर्जा कॉफी पर निर्भर है। बिल्कुल सही। लेकिन मान लीजिए जहां मैं कॉफी पी रही हूं, वहां पीछे बहुत तेज संगीत बज रहा है, जिससे भी मेरी ऊर्जा बढ़ सकती है। वो तेज संगीत क्या हुआ? वो हमारा एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स वो बिन बुलाए मेहमान हैं जो आपके रिसर्च के नतीजों में घुसपैठ कर सकते हैं। एक अच्छे शोधकर्ता को इन बाहरी वेरिएबल्स को कंट्रोल करना पड़ता है, वरना उसे लगेगा कि ऊर्जा कॉफी की वजह से बढ़ी है, जबकि असल वजह वह तेज संगीत हो सकता है। ये तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और फिर इस पूरी स्थिति को एक वाक्य में पिरोने का काम करती है हाइपोथेसिस। ये एक परीक्षण योग्य कथन है। पर यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जो अक्सर लोगों को चकरा देता है, जिसे नल हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना कहते हैं। नल हाइपोथेसिस, जहां हम ये मानकर चलते हैं कि कोई अंतर नहीं है। हाँ, अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़ें तो नल हाइपोथेसिस एक आधार रेखा या बेसलाइन है।
ये मानकर चलना कि हमारे प्रयोग का कोई असर नहीं हुआ है। मतलब शोधकर्ता ये मानकर चलता है कि कॉफी पीने और न पीने से शरीर की ऊर्जा पर कोई बदलाव नहीं आया। पर कोई ऐसा क्यों मानेगा जब वो रिसर्च ही इसीलिए कर रहा है? क्योंकि इंसान का दिमाग कुछ ऐसा बना है कि हम हमेशा पैटर्न्स या कारण ढूंढना चाहते हैं, भले ही वो वहां मौजूद न हो। मनोविज्ञान में इसे एपोफेनिया कहते हैं, यादृच्छिक या रैंडम चीजों में भी मतलब निकालना। अरे हाँ, जैसे बादलों में शक्लें देखना। बिल्कुल। नल हाइपोथेसिस इसी मानवीय पूर्वाग्रह को रोकने का एक अचूक तरीका है। विज्ञान में सबूत का भार या बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा दावा करने वाले पर होता है। यानी ये हमारे दिमाग को खुद को बेवकूफ बनाने से रोकता है। हाँ, ये अदालत के उस नियम की तरह है जहां किसी व्यक्ति को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। नल हाइपोथेसिस कहती है कि सब कुछ सामान्य है, कोई प्रभाव नहीं है। शोधकर्ता का काम है ठोस डेटा इकट्ठा करके इस नल हाइपोथेसिस को खारिज करना। जब तक डेटा हमें मजबूर न कर दे, हम कोई प्रभाव नहीं मानेंगे। तो जब हमारे पास ये हाइपोथेसिस तैयार हो जाती है तो अगला और शायद सबसे बड़ी चुनौती वाला कदम आता है, इस हाइपोथेसिस को साबित करने के लिए सबूत यानी डेटा जुटाना। अब जाहिर है, हम पूरी दुनिया या देश के हर इंसान का टेस्ट तो नहीं ले सकते। यही सैम्पलिंग काम आती है। सैम्पलिंग का मतलब है एक बड़ी आबादी में से एक छोटा हिस्सा चुनना जो उस पूरी आबादी का सही प्रतिनिधित्व कर सके। इसे मुख्य रूप से प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता और नॉन प्रोबेबिलिटी यानी गैर संभाव्यता सैम्पलिंग में बांटा जाता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में तो रैंडम और स्ट्रैटिफाइड ऐसे तरीके आते हैं। रैंडम सैम्पलिंग तो समझ में आती है कि लॉटरी की तरह किसी को भी चुन लिया, जहां हर किसी के चुने जाने की संभावना बराबर है। लेकिन ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग तब बहुत जरूरी हो जाती है जब आपकी आबादी में अलग-अलग समूह हों और आप चाहते हैं कि हर समूह को बराबर या सही प्रतिनिधित्व मिले। मान लीजिए एक स्कूल में 70% लड़कियां और 30% लड़के हैं। तो रैंडम करने में तो रिस्क है। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ रैंडम सैम्पलिंग करेंगे तो हो सकता है कि हमारे सैंपल में 90% लड़कियां आ जाएं। इससे नतीजे एक तरफा हो जाएंगे। इसलिए हम पहले आबादी को स्तरों या स्ट्राटा में बांटते हैं, लड़के और लड़कियां, और फिर उन समूहों के अनुपात के हिसाब से रैंडम चुनाव करते हैं। अच्छा, इससे सैंपल बिल्कुल संतुलित रहता है। हाँ, और दूसरी तरफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जैसे कन्वीनियंस या सुविधाजनक, और पर्पसिव या उद्देश्यपूर्ण सैम्पलिंग। कन्वीनियंस तो वो हुई कि जो आसानी से मिल गया उसी से डेटा ले लिया। लेकिन कोई पर्पसिव सैम्पलिंग का इस्तेमाल क्यों करेगा जहां वो अपनी मर्जी से लोग चुन रहा है? इससे तो रिसर्च में पक्षपात हो सकता है ना? पक्षपात हो सकता है, लेकिन कभी-कभी आपको सिर्फ और सिर्फ विशेषज्ञों की राय चाहिए होती है। अगर आप नई शिक्षा नीति के निर्माण पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आप रैंडम तरीके से किसी भी राह चलते व्यक्ति से तो नहीं पूछ सकते। हाँ, ये तो है। आपको जानबूझकर उन शिक्षाविदों को चुनना होगा जिनके पास इस विषय की गहरी जानकारी है। यही पर्पसिव सैम्पलिंग है। समझ गया। अब जब हमने लोग चुन लिए तो हमें उनसे डेटा लेना है, जिसके लिए टूल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे क्वेश्चनेयर यानी प्रश्नावली, रेटिंग स्केल या अचीवमेंट टेस्ट। लेकिन किसी भी टूल के लिए दो शब्दों का जिक्र बार बार आता है, वैलिडिटी यानी सटीकता और रिलायबिलिटी यानी निरंतरता। हाँ, और ये दोनों अक्सर आपस में बहुत उलझ जाते हैं। इन दोनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। क्या हम इसे एक रुकी हुई घड़ी के उदाहरण से समझ सकते हैं? घड़ी का उदाहरण बताइए। मान लीजिए मेरी एक दीवार घड़ी खराब है और वो हमेशा सुबह के 10:15 का समय दिखाती है। अब ये घड़ी रिलायबल या कंसिस्टेंट तो बहुत है, आज देखिए कल देखिए ये 10:15 ही दिखाएगी। ये अपने परिणाम पर पूरी तरह स्थिर है। लेकिन क्या ये वैलिड या सटीक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सही समय तो बता ही नहीं रही है। तो क्या कोई चीज रिलायबल हो सकती है लेकिन वैलिड नहीं? ये एनालॉजी इस उलझन को पूरी तरह सुलझा देती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। रिलायबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि टूल बार बार एक ही नतीजा दे रहा है, लेकिन वैलिडिटी ये सुनिश्चित करती है कि टूल वास्तव में उसी चीज को माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। अच्छा। अगर गणित का एक टेस्ट ऐसा है जिसकी भाषा इतनी कठिन है कि बच्चे सवाल ही नहीं समझ पा रहे, तो वो टेस्ट गणित की क्षमता नहीं बल्कि भाषा की क्षमता माप रहा है।
यानी वो टेस्ट रिलायबल भले हो पर वैलिड नहीं है। और इसी वैलिडिटी को गणितीय रूप से मापने के लिए हमारे पास मेजरमेंट स्केल्स या पैमाने होते हैं। ये हिस्सा थोड़ा सा तकनीकी है। 4 स्केल्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। इन्हें समझना बहुत आसान है अगर हम इन्हें सीढ़ियों की तरह देखें। नॉमिनल सबसे नीची सीढ़ी है, जहां सिर्फ नाम या कैटेगरी होती है, जैसे लड़के, लड़कियां या शहर का नाम। यहाँ कोई गणित नहीं लगता। ठीक है। ऑर्डिनल दूसरी सीढ़ी है, जहां एक क्रम आ जाता है, जैसे कक्षा में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान। लेकिन ऑर्डिनल में एक दिक्कत है ना, हमें ये नहीं पता होता कि पहले और दूसरे स्थान वाले के बीच अंकों का असल अंतर कितना है। हो सकता है पहले वाले के 90 अंक हो और दूसरे वाले के 89, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले के 90 हों और दूसरे वाले के सिर्फ 60। बिल्कुल, आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा। और इसी कमी को दूर करता है इंटरवल स्केल। यहाँ क्रम के साथ साथ दूरियों के बीच का अंतर भी समान होता है। जैसे तापमान 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच उतना ही अंतर है जितना 40 और 50 के बीच। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इंटरवल स्केल की भी एक सीमा होती है। इसमें पूर्ण शून्य या एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शून्य का अर्थ उस चीज का पूरी तरह से खत्म होना नहीं है। अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कोई तापमान ही मौजूद नहीं है या ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो गई है। ये सिर्फ पैमाने का एक बिंदु है। ओहो। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि 40 डिग्री तापमान 20 डिग्री से 2 गुना गर्म है। समझ गया। और इसीलिए हमें सबसे ऊपरी सीढ़ी यानी रेशो स्केल की जरूरत पड़ती है। सही कहा। रेशो स्केल में एब्सोल्यूट जीरो होता है, जैसे वजन या लंबाई। 0 किलो वजन का मतलब है कि वहां कोई वजन है ही नहीं। और इसी 0 की वजह से हम दावे से कह सकते हैं कि 10 किलो वजन 5 किलो से ठीक 2 गुना है। आप जितना सटीक स्केल चुनेंगे, आपके परिणाम उतने ही वैलिड होंगे। और इन्हीं स्केल्स के आधार पर हम ये तय करते हैं कि कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट या सांख्यिकीय परीक्षण इस्तेमाल होगा। टी टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वायर, ये नाम तो बहुत सुना है, लेकिन ये काम कैसे करते हैं? इसे ऐसे समझते हैं, अगर आपको सिर्फ 2 समूहों की तुलना करनी हो, जैसे ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे और ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चे, तो टी टेस्ट सबसे सही औजार है। ये बताएगा कि क्या इन 2 समूहों के औसत अंकों में कोई असली अंतर है या नहीं। लेकिन मान लीजिए हमारे पास 3 समूह हों, ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड मॉडल, तब क्या टी टेस्ट काम करेगा? नहीं, जैसे ही आपके पास 2 से ज्यादा समूह आते हैं, टी टेस्ट वहां काम नहीं कर पाता। और यहीं पर अनोवा यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस काम आता है। यह एक साथ कई समूहों के बीच के अंतर का विश्लेषण कर सकता है। और काई स्क्वायर? अगर आपका डेटा नंबरों में नहीं है बल्कि कैटेगरी में है, जैसे पास या फेल, हाँ या ना, तब हम काई स्क्वायर का उपयोग करते हैं, जो कि एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त भी आती है। पैरामेट्रिक टेस्ट जैसे टी टेस्ट या अनोवा के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल वेरिएंस का होना बहुत जरूरी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो वो घंटी के आकार का कर्व हो गया, जहां ज्यादातर लोग औसत के आसपास होते हैं। लेकिन ये इक्वल वेरिएंस क्या भला है? इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए हम 2 कक्षाओं के अंकों की तुलना कर रहे हैं। कक्षा ए के सभी बच्चों के अंक 50 से 60 के बीच हैं और कक्षा बी में कुछ बच्चों के 10 अंक हैं और कुछ के 90 अंक हैं। तो दोनों का एवरेज तो सेम आ सकता है। लेकिन दोनों का फैलाव या वेरिएंस बिल्कुल अलग है। एक कक्षा बहुत समान है और दूसरी में जमीन आसमान का अंतर है। पैरामेट्रिक टेस्ट्स मांग करते हैं कि दोनों समूहों का फैलाव लगभग एक जैसा होना चाहिए, वरना गणितीय तुलना भ्रामक हो सकती है। वाह, ये सच में दिमाग की बत्ती जलाने वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन देखिए, यहां से चर्चा एक नया मोड़ लेती है। हमने अभी तक डेटा, नंबरों, पैमानों और गणितीय टेस्ट की बहुत बात कर ली, लेकिन हर चीज को नंबरों में नहीं मापा जा सकता ना? बिल्कुल नहीं। मानवीय अनुभव हमेशा नंबरों में नहीं ढाले जा सकते। किसी छात्र के मन में परीक्षा का क्या डर है या कोई शिक्षक कक्षा में कैसा महसूस कर रहा है, इसे हम किसी अनोवा या टी टेस्ट से कैसे मापेंगे? और यही क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक रिसर्च की सीमाएं आ जाती हैं। इंसान कोई मशीन तो है नहीं जिसका तापमान नाप लिया जाए। मानवीय भावनाओं, सामाजिक ताने-बाने और अनुभवों की गहराई को समझने के लिए हमें क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक तरीकों की ओर मुड़ना पड़ता है। इसके कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे एथनोग्राफी या निर्वंश विज्ञान, जहां शोधकर्ता किसी खास संस्कृति या समूह के बीच जाकर
महीनों तक उनके रहन सहन का गहराई से अध्ययन करता है। नैरेटिव रिसर्च है। केस स्टडी तो काफी प्रचलित है, जहां एक व्यक्ति या संस्था पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाता है। लेकिन ये ग्राउंडेड थ्योरी क्या है? ग्राउंडेड थ्योरी क्वालिटेटिव रिसर्च का एक बहुत ही खूबसूरत और अलग तरीका है। आमतौर पर रिसर्च में क्या होता है, हम एक थ्योरी लेकर चलते हैं और डेटा इकट्ठा करके उसे टेस्ट करते हैं। हाँ, जो हमने पहले बात की। लेकिन ग्राउंडेड थ्योरी में शोधकर्ता बिल्कुल खाली दिमाग लेकर मैदान में उतरता है। वो लोगों से बात करता है, इंटरव्यू लेता है और जो डेटा मिलता है उसी के आधार पर जमीन से यानी ग्राउंड अप एक नई थ्योरी का निर्माण करता है। अरे वाह, यहाँ से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी दूं, तो ये लेगो के खिलौनों जैसा है। लेगो कैसे? देखिए, आम रिसर्च ये है कि आपके पास लेगो का एक मैनुअल या थ्योरी है और आप बस उसके हिसाब से घर बनाते हैं। लेकिन ग्राउंडेड थ्योरी ये है कि आपको लेगो के ढेर सारे टुकड़े यानी डेटा दे दिए गए हैं। आप उन्हें आपस में जोड़ना शुरू करते हैं, उनके पैटर्न देखते हैं और धीरे धीरे आपको समझ आता है कि अरे, ये तो एक अंतरिक्ष यान बन रहा है। हाँ, बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। थ्योरी डेटा में से खुद उभर कर आती है। ये तरीका हमें ऐसे नए विचार दे सकता है जो पहले किसी किताब में लिखे ही नहीं गए थे। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च की अपनी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें शोधकर्ता खुद डेटा का विश्लेषण कर रहा होता है, तो उसका अपना नजरिया, उसके अपने पूर्वाग्रह बीच में आ सकते हैं। ये बहुत व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। तो क्या हम जान सकते हैं कि हमारी रिसर्च पूरी तस्वीर दिखा रही है? क्या इसका कोई समाधान है? बिल्कुल है। और उसे मिक्स्ड मेथड रिसर्च कहते हैं, जहां हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों की ताकतों को मिला देते हैं, जैसे एक्सप्लेनेटरी या एक्सप्लोरेटरी डिजाइन। लेकिन इसका एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन, इसका मतलब तो सटीकता की जांच के लिए कई अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना हुआ। जी। ये मुझे उस स्थिति की याद दिलाता है जब किसी चौराहे पर कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है। अगर पुलिस सिर्फ एक गवाह से पूछताछ करेगी तो शायद कहानी अधूरी हो या पक्षपातपूर्ण हो। बिल्कुल। लेकिन अगर वे 3 अलग अलग कोनों पर खड़े 3 गवाहों से पूछताछ करें और तीनों की कहानी एक ही मुख्य बिंदु की तरफ इशारा कर रही हो, तो वो सच के सबसे करीब होगा। एकदम सही। ट्रायंगुलेशन हमें यही भरोसा दिलाता है। नंबर या क्वांटिटेटिव डेटा हमें बताते हैं कि क्या हुआ है, जैसे टेस्ट के अंक गिर गए। लेकिन क्वालिटेटिव डेटा हमें बताता है कि ऐसा क्यों हुआ है। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो हमें समस्या का एक पूरा 3D नजरिया मिलता है, जो हमें सिर्फ एक तरीके से कभी नहीं मिल सकता। क्या बात है! ये सफर सच में बहुत ही शानदार रहा। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक त्वरित सारांश दें, तो हमने देखा कि शैक्षिक अनुसंधान सिर्फ सिलेबस पास करने का विषय नहीं है। ये उस वैज्ञानिक कड़ाई से शुरू होता है जहां प्रिसिजन और फॉल्सिफाइबिलिटी हर दावे को कसौटी पर कसते हैं। हमने देखा कि कैसे एक्शन रिसर्च कक्षा की रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाकर अंततः फंडामेंटल रिसर्च का आधार बनती है। वेरिएबल्स के खेल में कारण और प्रभाव का नाता समझा और ये जाना कि कैसे नल हाइपोथेसिस हमारे खुद के पूर्वाग्रहों को रोकती है। हमने सैंपलिंग के तरीके देखे, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बीच का गहरा अंतर समझा और सांख्यिकीय टेस्ट के पीछे का गणित जाना और अंत में मिक्स्ड मेथड्स के जरिए नंबरों और मानवीय अनुभवों के बीच एक पुल बनाया। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सार यही है कि रिसर्च की ये प्रक्रिया हमें सोचना सिखाती है। ये हमें हर उस जानकारी पर सवाल उठाना सिखाती है जो हमें बिना ठोस सबूत के परोसी जाती है। बिल्कुल, और इसी विचार के साथ मैं इस चर्चा को एक सवाल पर छोड़ना चाहूंगा। आज हमने नल हाइपोथेसिस, जहां मान लेते हैं कि कोई प्रभाव नहीं है जब तक साबित ना हो, और फॉल्सिफाइबिलिटी यानी झुटलाए जाने की गुंजाइश के बारे में गहराई से बात की। जरा सोचिए, रिसर्च को अक्सर केवल नंबरों और नीरस डेटा के रूप में देखा जाता है। सही बात है। लेकिन अगर हम इन वैज्ञानिक सिद्धांतों को केवल किताबों से निकालकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में और न्यूज या सोशल मीडिया को पढ़ने के तरीके पर लागू करें, हर रोज जब हम टीवी पर सनसनीखेज खबरें देखते हैं या वायरल हो रहे ढेरों दावों को पढ़ते हैं, अगर हम हर नई जानकारी को सबसे पहले नल हाइपोथेसिस के चश्मे से देखें, यानी मान लें कि कोई सच्चाई नहीं है। जी, जब तक कि ठोस सबूत सामने ना आए और हर बड़े दावे पर यह सवाल पूछें कि क्या इस दावे को गलत साबित करने का कोई तरीका है भी,
या ये सिर्फ एक हवाई बात है? अगर हम सिर्फ इन 2 रिसर्च टूल्स को अपनी दैनिक सोच का हिस्सा बना लें, तो क्या हमारा समाज जानकारी के प्रति अधिक समझदार और कम भ्रमित नहीं हो जाएगा? ये एक ऐसा नजरिया है जिस पर हम सभी को जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।